अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रतनपुर कला के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दुकानदार भाइयों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप सब जानते हैं कि आपकी विधानसभा कुंदरकी में 2022 में इलेक्शन हुआ था। यहां से ज़ियाउर रहमान बर्क साहब विधानसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन बीच में लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से संभल लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए और वो जीत करके लोकसभा गए। तो ये आपकी विधानसभा की सीट खाली हुई है। महज 2.5 साल का वक्त बचा है तो दोबारा उपचुनाव इस सीट पर होने जा रहे हैं। ये चुनाव न सरकार बनाने का है, ये चुनाव न कोई सरकार गिराने का है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपके दरमियान में हर पार्टी का नुमाइंदा, बीजेपी का नुमाइंदा जो मोदी और योगी का वारिस है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी का नुमाइंदा जो अखिलेश यादव का वारिस है, वहीं तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का नुमाइंदा जो मायावती का वारिस है, वहीं एक तरफ हाफिज वारिस जो आपका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, अगर मैं हदीस की रोशनी में कहूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। क्योंकि हदीस नबवी है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं और हाफिज वारिस जो आपका उम्मीदवार है उसका नाम भी वारिस है। वो आलिम भी है, वो हाफिज भी है, वो अमीन भी है, अमानतदार भी है, ईमानदार भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने सुना है कि कुंदरकी की विधानसभा में बहुत सारे लोग समाजवादी के कैंडिडेट से बहुत ज्यादा नाराज है। इतना नाराज है कि वो उसे वोट न डाल करके, बल्कि बात तो ये कर रहे हैं कि हम रिजवान को वोट न दे करके हम बीजेपी को वोट डालेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं कि जंग करबला क्यों हुई थी। क्या आपको मालूम है इमाम हुसैन ने अपने औलाद के साथ, अपनी खानदान के साथ शहादत क्यों पेश की थी करबला में? क्यों आपको मालूम है? क्यों कि इमाम हुसैन ने कहा था कि ऐ यजीद, तेरी सरकार में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। यजीद ने तो यही कहा था ना कि इमाम हुसैन, तुम मेरी बैत कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन क्या कहा इमाम हुसैन ने कि ऐ यजीद, मैं तेरी बैत करने को तैयार नहीं हूँ। इमाम हुसैन जो रसूल के नवासे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बातिल के सामने घुटने टेकने से बेहतर है कि मैं जामे शहादत को कबूल कर लूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं उन अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की हुकूमत में वो कौन सा जुल्म है जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ? बीजेपी की हुकूमत में वो कौन सी नाइंसाफी है जो तुम्हारे साथ नहीं हुई? बीजेपी की हुकूमत में क्या मसाजिद के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए? क्या बीजेपी की हुकूमत में हमारी शरीयत में मुदाखलत नहीं की गई? क्या बीजेपी की हुकूमत में बीजेपी के लोगों ने हमारे आका, जो हमारी जान से ज्यादा अजीज है, हमारे आका के ऊपर टिप्पणियां नहीं की गई?
क्या हमारे आका को गालियां नहीं दी गई? बीजेपी के लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखी की। बावजूद उसके अगर आज मुसलमान ये बात कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, अगर आप रिजवान से, समाजवादी से नाराज है, तो विकल्प के तौर पर आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है, जो शरीयत में मुदाखिलत हुई तो उनकी आवाज थी। अगर वक्त तरमीमी बिल का मामला आया तो बैरिस्टर ओवैसी की आवाज। हिंदुस्तान में अगर कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, तो वो आवाज बैरिस्टर ओवैसी की आवाज। आज आपके दरमियान में बैरिस्टर ओवैसी के नुमाइंदे हाफिज वारिस मौजूद है। आपको बीजेपी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, न ही आपको रिजवान से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके साथ रिजवान के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने नाइंसाफी की है, जुल्म किया है, विकास का काम नहीं किया है। 15 साल एमएलए रहने के बावजूद इसने कुछ नहीं किया कुंदरकी वालों के लिए। न कोई डिग्री कॉलेज बनाए, न कोई हॉस्पिटल बनाए। हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई भी महिला कॉलेज नहीं बनाया गया। हमेशा कभी बिरादरी के नाम पर, कभी बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट लेने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं, मैं लगातार हर गांव में एक एक दिन में मैं 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 गांव में जा रहा हूं। जाइए, आप भी पता कर लीजिएगा कि हर गांव में इस वक्त अगर बात चल रही है तो वो पतंग की चल रही है, बैरिस्टर ओवैसी की चल रही है, हाफिज वारिस की चल रही है। आज मुकाबला समाजवादी वर्सेस बीजेपी नहीं है, आज मुकाबला बीजेपी वर्सेस एमआईएम हो चुका है। और इस बात का सबूत बीजेपी का उम्मीदवार जिसका नाम रामवीर सिंह ठाकुर है, आपने देखा होगा, जो बीजेपी वाले हमें तंज करते थे, हमारी टोपियों पर तंज करते थे, हमारी दाढ़ियों पर तंज करते थे, हमारे अरबी रूमाल पर तंज करते थे, आज वो बीजेपी वाले, वो उम्मीदवार अपने सरों पर जालीदार टोपी, अपने कंधे पर रूमाल डाल करके घूम रहा है मुसलमानों के बीच और ये कह रहा है कि ऐ मुसलमानों, मुझे वोट दे दो। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, इसको मालूम है कि मुसलमान बड़ी तेजी से बैरिस्टर ओवैसी के साथ जा रहा है, इसलिए ये ढोंगी अपने सरों पर टोपी लगा करके आपको टोपी पहनाने का काम कर रहा है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कहीं मसाजिद के ऊपर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बहराइच में दंगा हुआ, रामगोपाल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति एक मुसलमान के छत पर चढ़ा और इस्लामिक झंडे को उतारने लगा और वहां पर उसने अपना भगवा झंडा लहराया। जब इस चीज को उनके घर के लोगों ने देखा, उसे मना करने की कोशिश की गई तो उनके घरों पर पत्थर मारे गए, बोतल मारे गए, 4-5 की तादाद में उनके घर पर लोग चढ़ गए। जब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सरकारी लाइसेंसधारी बंदूक से हवा में फायर किया अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए, तो वहां पर वो गोली रामगोपाल मिश्रा को लगी और वो मर गया। वो क्या कि बहराइच में पुलिस वालों ने, योगी की पुलिस ने छूट दे दी और 2 घंटे के अंदर मुसलमानों के 150 घरों को नजर आतिश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। आप बताओ मुझे, 100 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों पर फर्जी मुकदमे किए गए,
उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। जिन लोगों ने दुकानों को जलाया, मकानों को जलाया, अस्पताल को जलाया, शोरूम को जलाया, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? वहीं पर बहराइच का एमएलए और उसकी बीवी भी एमएलए समाजवादी पार्टी का, जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन अपनी बीवी के साथ बहराइच छोड़ करके भाग गया। बहराइच का मुसलमान बेयारो मददगार हो गया, अपने विधायक को ढूंढ रहा है। उस मुश्किल घड़ी में उसका विधायक भाग गया। हमारे लोग जाने की कोशिश किए, मैं जाने की कोशिश किया, मुझे रोक दिया गया, जाने से मना कर दिया गया। एक बच्चा सलमान नाम का, उसकी दुकान थी परचून की, होलसेल की, उसकी दुकान को जला दिया गया। 30 लाख का सामान उसका जला करके राख कर दिया गया। उसके वालिद भी नहीं है। उसकी वालदा मुझे फोन करके रो रही थी, कह रही थी शौकत भाई हमारी दुकान को जला दिया गया। हालात ऐसे हैं कि हमारे जितने भी पैसे थे, कागजात थे, चेकबुक थे, पूरी दुकान का माल सब कुछ जला दिया गया। हमारे पास खाने को नहीं है। मैंने कहा वालिदा हमें बहराइच में आने नहीं दिया जा रहा है, एक काम करिए आप लखनऊ आ जाइए, जो भी हो सकता है मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। उस बच्चे को हमने बुलवाया, बहराइच से लखनऊ आया, हमने उसको पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की और जो भी हो सका हमने अपने दोस्तों से, पार्टी के लोगों से उसके अकाउंट में पैसे डलवाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये तमाम लोग जो आपका वोट लेते हैं पलट करके कभी आपकी तरफ नहीं देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 35 एमएलए हैं मुसलमान, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर कोई आवाज थी तो मैंने उठाई और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों से मत डरो। आप मुसलमान हैं, जहां पर खौफ खत्म होता है वहां से मुसलमान शुरू होता है। और ये समाजवादी के लोग जो हमको डराते हैं, जो हमें बीजेपी का खौफ दिखाते हैं, सुन लो, फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घुटने नहीं टेके थे। नमरूद और कारून के सामने मुसलमानों ने अपने घुटने नहीं टेके थे। मुसलमान तब भी बाकी था, आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह हम जब तक हैं जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है, कहा जाता है कि ये एमआईएम के लोग बोलते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। अब आप बताइए कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वाला क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाबदेह नहीं होगा? क्या आका उससे बात करेंगे? अगर तुम जालिम के खिलाफ नहीं बोलोगे तो इसका मतलब कि तुमने जालिम की हिमायत की है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर ये समाजवादी के लोग 1000 मर्तबा अगर गलती से फलस्तीन के अंदर होते तो ये कहते कि किबला अव्वल की वजह से फलस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो किबला अव्वल भी उठा करके यहूदियों को दे दो। बताओ, हम डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। फलस्तीन के अंदर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इजराइल मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी जमात जिसे हम अल्लाह की जमात कहते हैं, वो छोटी सी जमात, उसका कमांडर मार दिया गया, दूसरा कमांडर मार दिया गया, 60 लोगों को
एक ही कमांडर के घर के लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो वैसे ही साबित कदम आज भी है जैसे कल थे। 7 अक्टूबर 2023 से नवंबर 5, 2024 आ गया। लोग कहते थे कि 1 महीने में इजराइल हमास को खत्म कर देगा, फलस्तीन को खत्म कर देगा, लेकिन उनकी साबित कदमी ने यह साबित कर दिया है कि जो कौम साबित कदम रहती है, जो कौम मुत्तहिद रहती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस कौम पर नुसरत और उस पर मदद आती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाने नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुश्मन के सामने अपने घुटने को नहीं टेका है। लेकिन आप उसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम पर और आपको डराया जाता है कि अगर हम इनको वोट नहीं करेंगे तो वो जीत जाएगा, उनको नहीं करेंगे तो वो जीत जाएगा। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो आज जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय मुसलमानों पर हो रहा है, आज से 20 साल 30 साल पहले यही जुल्म, यही ज्यादती जाटो समाज के साथ हो रही थी, जबकि उनका 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था। बावजूद उसके उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, लेकिन उनकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती थी। क्या मेरी बात गलत है? उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनको कोई अपने दरवाजे पर अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाता था, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें इंसाफ कैसे मिला? 130 एमपी उनके समाज का था, तब भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्हें इंसाफ तब मिला जब उनका नेता, जिसका नाम काशीराम था, जब पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश आया, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ जाटो समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म का खात्मा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं बंद हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये कौन आदमी है 11% जाटो समाज को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का, कहा ये गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जाटो सिर्फ 11% है। कितना? 11% है। मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगा, और इल्जाम मुसलमानों ने नहीं लगाया, इल्जाम काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया। क्या कहा? ये बीजेपी, तब बीजेपी नहीं, तब जनसंघ थी। कहा काशीराम जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जो इल्जाम आज हम पर लगते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, वही इल्जाम काशीराम पर लगा। हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाला हमारा कलमा गो मुसलमान, जो पुराना समाजवादी या कांग्रेस पार्टी का चपरासी है। इसी तरह काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले काशीराम के समाज के पुराने बसपा, पुराने कांग्रेसी थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ और कहा, पिताजी आपने पूरी जिंदगी कांग्रेस की गुलामी की, लेकिन अब हम गुलामी नहीं करेंगे। बाप
मजबूर हो गया बेटे के सामने, कहा जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले। और कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम को अपना नेता बनाया, नीले परचम को अपना परचम बनाया, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बनाई। जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया था वही पार्टी मुत्तहिद होकर के 11% जाटों ने महज 9 सालों में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। इसीलिए कहता हूं कि जो कौम मुत्तहिद होती है अल्लाह की मदद उस कौम पर आती है। आप बताइए मुझे, आज कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जिस पुलिस स्टेशन में जाटों का बेटा उसके बदन पर खाकी वर्दी ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिस दफ्तर में जाटों का बेटा ना हो और कुर्सियों पर ना बैठा हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा कहां है? सरकारी नौकरी में आप कहां है? सरकारी दफ्तर में आप कहां है? 1% भी नहीं है। पुलिस थाने में आप कहां है? जाटों का बेटा, यादव का बेटा पुलिस स्टेशन में है, उसके बदन पर खाकी वर्दी है, लेकिन मुसलमान का बेटा पुलिस स्टेशन में है, हवालात के अंदर। क्या ये बात गलत है? क्यों? क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। और जो समाज सियासत में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाता, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सियासत वो ताकत है जो ये तय करती है कि रतनपुर में लाइट 2 घंटे आएगी या 10 घंटे आएगी। सियासत वो ताकत है जो ये तय करती है कि राशन की दुकानों पर 5 किलो चावल मिलेगा या 8 किलो चावल मिलेगा। सियासत वो ताकत है, एक भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय बेचने वाला रात को 8 बजे खड़ा होता है और कहता है कि आज से 1000 और 500 के नोट बंद। आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा बन जाता है। ये सियासी ताकत है। सियासत वो ताकत है कि एक मंदिर का संत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है और वो आदेश करता है कि जाओ शौकत के घर को बुलडोजर से गिरा दो, तो आपका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। सियासत वो ताकत है कि एक मुख्यमंत्री कहता है कि जाओ रतनपुर में आज से 3 दिन लाइट नहीं आएगी, तो रतनपुर की लाइट को काट दिया जाएगा, 3 दिन रतनपुर में लाइट नहीं आएगी। सियासत वो ताकत है जब ये कहा जाता है कि मुरादाबाद और दिल्ली का रोड बंद कर दो क्योंकि इस पे कांवड़िए चलेंगे, तो वो रोड 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, कांवड़ियों के लिए खोल दिया जाता है। सियासत वो ताकत है कि अगर आप सड़कों पर नमाज पढ़ लेंगे 2 मिनट में तो आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। अगर इसका जवाब आप देना चाहते हैं, अगर आप अपनी मस्जिद की हिफाजत करना चाहते हैं, इसी मुरादाबाद में 600 मदारिस पे ताला लगा दिया गया, हमारे मकतब को बंद कर दिया गया, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी। वो सियासी कुव्वत की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। आज आपकी जमीनों को सरकार हड़पने की कोशिश में है, वक्फ बोर्ड को अपने हाथ में लेने जा रही है। आप बताइए मुझे, ना आपकी मस्जिद बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगी, ना आपकी दरगाह बचेगी, ना आपका मदरसा बचेगा, ना आपकी खानकाह बचेगी। कहाँ जी रहे हैं आप? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? अगर आप इन सब चीजों से लड़ना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ते है, वो रास्ता सियासत का रास्ता है, जिस रास्ते को काशीराम ने अपनाया था। हर समाज आगे बढ़ गया लेकिन हम पिछड़ गए, दलित से बदतर हो गए,
सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश में, उत्तर प्रदेश में 4% राजभर उसकी पार्टी है, उसका नेता है, उसका झंडा है। आज किसी भी राजभर समाज के नौजवान के ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं किए जाते, जेल नहीं जाता, क्योंकि उसका कैबिनेट मंत्री है। आज अजान हो रही, ठंडा रहता है ना गर्म नहीं। आप लोग के यहाँ सादा भी ठंडा रहता नहीं पीऊंगा। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 4% राजभर है, उसके पास अपना लीडर, अपनी पार्टी, अपना नेता है, अपना झंडा है। आज किसी राजभर समाज का नेता फर्जी मुकदमों में जेल में नहीं है। आप देखिए 11% निषाद समाज है, उसका नेता, उसका डंडा, उसका झंडा है, कैबिनेट मंत्री है। आपने सुना होगा फैजाबाद के अंदर एक निषाद समाज की बच्ची के साथ उसका बॉयफ्रेंड यानी उसका एक दोस्त उसके साथ बलात्कार करता है या उसकी मर्जी से करता है, जो भी था, इल्जाम लगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ। उसका नेता पहुंचा, जाकर के वहां पुलिस वालों से कहा फौरन गिरफ्तार करो। वो लड़का गिरफ्तार होता है और वो बेकरी में काम करने वाला लड़का, जिस बेकरी में काम करता है वो बेकरी मुसलमान की थी, बेकरी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, उसकी बेकरी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो ये होती है ताकत। लेकिन वो बेकरी के मालिक समाजवादी के नेता थे, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर में एक डाकू का इनकाउंटर हुआ जिसका नाम मंगेश यादव था। आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने वो अबेला मचा दिया और जाकर के धरने पर बैठ गए, पुलिस को उनको रोकना पड़ा। वही आजम खान, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, बेटे के साथ जेल में है। कोई धरना आपने देखा अखिलेश यादव का? कोई देखा कि अखिलेश यादव ने सड़कों पर उतर करके समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को लेकर के कोई एहतजाज किया हो? नहीं किया। आप समझो इस बात को, समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव, आजम खान ने मिलकर के बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव का बेटा एरोप्लेन से चलता है, आजम खान और आजम खान का बेटा जेल की सलाखों में है। ये समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई तो ये आपकी कहां से हो सकती है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 2.5 साल का वक्त है, मुकाबला एमआईएम का बीजेपी से है, फूल वर्सेस पतंग चलेगा। आप देख लेना, समाजवादी पार्टी रेस में नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। इसीलिए रामवीर सिंह अपने सर पे टोपी लगा के घूम रहा है कि ताकि मुसलमानों की खैरात उसको मिल जाए। मुसलमानों,
ऐसे लोगों को खैरात भी देना गुनाह है। और जो आशिके रसूल है वो रसूल को गाली देने वालों को अगर वोट देगा तो फिर कभी वो अपने आप को आशिके रसूल ना कहलाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप आशिके रसूल है तो आपका वोट जो आपकी अमानत है, उसका अमानतदार अगर कोई है तो वो आशिके रसूल है, जिसका नाम हाफिज वारिस है। वो रसूल का वारिस भी है, आलिम है, हाफिज है, आपका भाई है, आपके बीच का है। और दो कैंडिडेट वो तो बाहर से आए हैं, यहां पे कैंडिडेट ही नहीं मिला। एक तो चांद बाबू है आजाद समाज के, वो संभल के, कहां के हैं मुझे नहीं मालूम, संभल के हैं। और एक बहुजन समाज पार्टी के, वो भी संभल से माइग्रेट होकर के आए हैं। हमसे कहा था हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, यहां के लोगों ने कि शौकत भाई उपचुनाव आप लड़िए। मैं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी पार्टी आपके दरमियान में इसलिए आई है कि आपको नेता बनाए, न कि हम नेता बने। इसलिए हमने आपके दरमियान से आपके बेटे को, आपके भाई को चुना, ताकि वो आपके दरमियान में रह करके आपकी तकलीफ को महसूस करे। इसलिए आपके बीच में हमने हाफिज वारिस को दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो शख्स आपकी आवाज है, जो शख्स आपके लिए बोलता है, जो शख्स हिंदुस्तान के मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज है, जब भी कहीं कुछ होता है तो मुसलमान समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ नहीं देखता। जब भी कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो मुसलमान कांग्रेस के दफ्तर की तरफ न उम्मीद करता है। मुझे तो समाजवादी के लोग फोन करके कहते कि ओवैसी साहब से कहिए कि इस मसले पे बोले। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा नेता क्यों नहीं बोलता? बोलते हैं आप तो जानते हैं हमारी मजबूरी है, हम सपा में है, हमारा नेता नहीं बोलेगा क्योंकि उसको डर है कि हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। तो जो आपके लिए बोलता है, जो आपकी आवाज है, तो आपका वोट का हकदार भी वही ओवैसी है जो ओवैसी आपके लिए बोलता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो पोलिंग डेट 13 तारीख थी, वो तारीख आगे बढ़ गई है, अब वो 20 तारीख को है। तो आपके पास वक्त भी मिल गया, आप मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाइए, घर घर जाइए। आपको बैरिस्टर ओवैसी बन करके ये चुनाव लड़ना है, आपको अकबरुद्दीन ओवैसी बन करके ये चुनाव लड़ना है, आपको शौकत अली बन करके ये चुनाव लड़ना है। हर कोई अपने आप को हाफिज वारिस समझ करके ये चुनाव लड़े। ये चुनाव आपका है। और एक बात और बता दूं, ये कुंदर की किसी की जागीर नहीं है कि 15 साल तुम विधायक थे तो दोबारा तुम्ही को ही बनाया जाएगा। ये कुंदर की है आपका, ये कुंदर की है आपका, नहीं है किसी के बाप का। तो आप 20 तारीख को, चुनाव निशान क्या है? जोर से बोलिए। 20 तारीख को रतनपुर कला में, कुंदरकी में, हर जगह अगर कुछ होगा, कुछ दिखेगा तो क्या दिखेगा? पतंग 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 पतंग। और इंशाअल्लाह साइकिल तो पंचर हो चुकी है, हम कमल को भी कीचड़ में डुबा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।